पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मंगलवार का दिन भारतीय बाजारों के लिए आप कह सकते हैं कि शुरुआती बिकवाली के बाद लोअर लेवल से स्ट्रांग पुल बैक के बाद हायर लेवल से बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मार्केट में लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आया। निफ्टी ने 17,400 के लेवल से पार किए फ्यूचर्स में, लेकिन सेकेंड हाफ में एक तेज बिकवाली निफ्टी बैंक के अंदर आई, जहां पे हायर लेवल से तेज बिकवाली के बाद मार्केट्स वापस फ्लैटिश टोन पे जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। तो एक अच्छी तेजी लोअर लेवल से पहले पुल बैक आया, जिसमें मिड कैप स्मॉल कैप ने सबसे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। 0.5% 1% के आसपास का मूव वहां पर देखने को मिला, लेकिन फिर हायर लेवल से जो बिकवाली लास्ट आवर में आई, आखिरी के आधे घंटे में, उससे मार्केट ने जो गेंस थे ऊपरी स्तरों के, वो तो कुछ हद तक गिव अप करते हुए दिखाई पड़े। तो बाजार में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी, हायर लेवल से बिकवाली देखने को मिली। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी आज। निफ्टी बैंक के अंदर अच्छा मूव देखने को मिल रहा था। निफ्टी बैंक में भी पीएसयू बैंकिंग बास्केट जो था वो बढ़िया तेजी के साथ आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार था नाम इंडसइंड बैंक का। इसके अलावा एनटीपीसी, एशियन पेंट्स, मारुति, कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी थी। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के हिसाब से आप समझेंगे तो जोमेटो आज अपर सर्किट बंद हुआ। नंबर्स के बाद सीक्वेंशियल बेसिस में नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, जिसका इंपैक्ट देखने को मिला। और दूसरा, शाम को 5-5:30 बजे कॉन कॉल भी है, तो उस पर वही बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है। उसके अलावा मान्यवर में अपर सर्किट लग गया नंबर्स के पहले, क्योंकि वहाँ पर कुछ इन्फ्लोज की बातचीत है, फुटसी इन्फ्लो की, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। इसके अलावा नंबर्स का इम्पैक्ट था कंसाया, नैरोलैक में स्ट्रॉन्ग नंबर्स का रिएक्शन, गुडियर में बढ़िया नंबर्स का रिएक्शन। आज आईटीसी में गैप अप शुरुआत, उसके बाद थोड़ा सा ईज आउट हुआ हायर लेवल से। यस बैंक में न्यूज़ फ्लोज के इम्पैक्ट देखने को मिले। तो ऐसे अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज जहाँ पर आज रिएक्शन मार्केट दे रहा था, और ज़्यादातर सब नए स्टार्टअप, नए आईपीओज, वहाँ पर भी एक बढ़िया मूव आज के सत्र के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो ओवरऑल अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग ट्रिगर्स मार्केट में आज प्ले आउट हो रहे थे, और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज़्यादा बन रही थी। मार्केट में इंडिविजुअली आप इंडेक्स पर नज़र डालेंगे तो शुरुआती कमजोरी के बाद तेज़ी रही, बाद में हाई लेवल से बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, बजाज फिनेंस में क्या करें, 7500 की कॉल ली है 190 पर। सुमित साहब, गलत आदमी से आप बात कर रहे हैं। इस मामले में कोई आपकी मदद शेयर ना कर पाऊँ। छोटी अवधि के लिए मार्केट ट्रैक नहीं करता हूँ, और इसके लिए आप किसी भी डेरिवेटिव एक्सपर्ट के पास एक बार को अपना सवाल पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा आपको टिप्पणी कर पाएंगे सिचुएशंस को देखकर। लेकिन फंडामेंटल ऑब्वियस ही बात है, बजाज फिनेंस में बड़ी तेज़ी इसमें हाल फिलहाल में देखी गई है नंबर्स के इर्द गिर्द, और बजाज फिनेंस के जो मूव थे उसके बाद तो थोड़ा सा ब्रीदर तो लेना बनता भी है, तो ब्रीदर ले रहा है। अब आपकी इस कॉल के कितने प्रीमियम बचते हैं, कितने वाइप आउट होते हैं, वो डिपेंड करता है। तो आप पहले एक बार किसी छोटी अवधि के लिए किसी और जानकार से राय ले लें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स सर अभी तक तो मैंने देखे नहीं यादव साहब, आज ही आने हैं नंबर्स तो इसके, लेकिन अभी तक आए नहीं हैं शायद। तो एक बार नंबर्स आने दीजिए। दिन में मैं ट्रैक नहीं कर पाया, अगर आए भी होंगे तो शाम को आए तो ऑब्वियसली मैं ट्वीट करूंगा ही, तो आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो एक बार मैं ऊपर जाकर देखूंगा, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको बता पाएंगे। नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद फिर एनालिस्ट कॉल भी होगी, ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी होंगे, उसके बाद टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर रहेगा। दीपक फर्टिलाइजर के नंबर जरूर मैंने देखे हैं, वो बहुत शानदार नंबर थे। ओके, इज इट एडवाइजेबल टू बाय अनलिस्टेड शेयर ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज अराउंड 5,000 पर शेयर? मनो सर, अगर 5,000 पर शेयर किस फेस वैल्यू पे, उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए 28,000 रुपये के आसपास जोमेटो का शेयर था, माफ़ कीजिएगा पेटीएम का शेयर था अनलिस्टेड स्पेस में, फिर वो 1 रुपये की फेस वैल्यू पे एडजस्ट होकर 2150 रुपये पर आया। आज वो 7,000 रुपये वैल्यू रखता है नॉन एडजस्टेड वैल्यू पे। एडजस्टेड वैल्यू पे 700 रुपये का दाम आपको दिख रहा है, तो मेगा लॉस है। और अगर आप मानते हैं, मतलब मेरी एक सीधी जानकारी या सीमित जानकारी ये कहती है, अगर आप मानते हैं कि ये कंपनी अच्छी है और आपको लगता है कि इसमें मल्टी बैगर रिटर्न बन सकते हैं लिस्टिंग के अलावा भी, जो टीसीएस के केस में इतिहास दोहरा चुकी है कंपनी, तो आप ये कर सकते हैं कि लिस्ट होने दीजिए, क्या दिक्कत है। अगर अच्छा ही है तो थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपने सारे नंबर पढ़ रखे होंगे, उसके बारे में सिचुएशन क्लियर होगी, बाजार अपना इवैल्यूएशन दे चुका होगा, तो ज़्यादा बेटर नहीं है। ऐसा नहीं है कि टीसीएस ने कभी वो दाम ही नहीं दिखाया कि आप दोबारा एंटर ना कर पाएँ। बहुत सारे से इंटरेस्टिंग स्टॉक मैं आपको बता सकता हूँ जो कि लिस्ट हुए थे डिस्काउंट पर और आज वो मल्टी बैगर बन चुके हैं। इन्फोसिस उनमें से एक है, पेज इंडस्ट्रीज़ उनमें से एक है, जुबिलेंट फूड उनमें से एक है। ये सब डिस्काउंट पे लिस्ट हुए थे एक समय पर, बहुत नीचे इनके शेयर ट्रेड करते थे, और आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ज़रूरी नहीं, अगर कारोबार अच्छा है तो लिस्ट होने दीजिए, थोड़ा महंगा मिलेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन लिस्टिंग गेन के अलावा भी बहुत सारा गेन होता है। ब्लू स्काई इज द टेरिटरी,
TCS को आज लिस्ट हुए हुए शायद 25 अगस्त को 18 साल या 19 साल हो जाएंगे, और आपका रिटर्न पता ही है, एडजस्टेड वैल्यू में 175 रुपये का शेयर होता है, वो 175 रुपये का शेयर आपके सामने 3400 रुपये पे खड़ा हुआ है। तो इस तरह के रिटर्न उससे दिए ही हैं। अगर वो प्रीमियम पर भी लिस्ट होता, मान लीजिए 100 रुपया प्रीमियम, 200 रुपये प्रीमियम, मैं कहता हूँ चलिए 500 रुपये प्रीमियम पे भी अगर लिस्ट होता 800 रुपये के इशू प्राइस के सामने, तो भी आपका गेन कितना ज़्यादा आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए उससे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, अच्छा पेपर है अगर तो प्रीमियम पे भी लेने में बुराई नहीं है, लेकिन अभी मत जाइए जबकि इन्फॉर्मेशन आपके पास लिमिटेड है और पैसा ही ब्लॉक करेंगे जब तक IPO नहीं आएगा तब तक के लिए, तो आप उस हिसाब से इवेलुएट कर सकते हैं। बजाज फिनसर्व की एक्स डेट अनिरुद्ध साहब अभी तक दी नहीं है कंपनी ने, तो एक बार उसकी डिटेल आ जाएगी तो मैं ज़रूर इसको ट्वीट कर दूंगा या आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बता दूंगा, लेकिन सो फार उन्होंने अपनी एक्स डेट और बोनस डेट की तारीख दी नहीं है। ओके, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ क्या देखना चाहिए स्टॉक पिकिंग में? मनीष सर, डिपेंड आप किस तरह के निवेशक हैं। अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो ऑब्वियसली बात है वो वैल्यू पे ज़्यादा फोकस कर सकता है, मतलब उसको वो स्टॉक चाहिए जहाँ पे डिविडेंड ज़्यादा बेटर मिलेंगे, उसको वो चीज़ जहाँ पे एक रेगुलर इनकम, रिकरिंग इनकम बनती रहे। लेकिन कोई एग्रेसिव ट्रेडर या एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो वही सोचेगा कि पहले मैं वो स्टॉक पिक करूँगा जहाँ पर नीचे वैल्यू मिल रही है, तो वो शेयर ढूंढेगा जहाँ पे नीचे वैल्यू है, उनमें डालेगा। कुछ लोगों का थीम होता है कि उनको ज़्यादा सरदर्दी नहीं चाहिए, वो अपने स्टॉक बढ़िया वाले लेंगे और शांति से बैठ जाएंगे, ग्रोथ वाले स्टॉक जो साल के 10-15% चलते हैं, जो एक्चुअल में भी ठीक माना जाता है। लेकिन इसका कोई राइट वो नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, मिक्स ब्लेंड रखना पड़ता है आपको। तो आपके मतलब अगर एक आइडियल सिचुएशन देखी जाए तो उसमें आपके पोर्टफोलियो का एक बढ़िया हिस्सा मजबूत होना चाहिए जो आपको किसी भी तूफान आए उसमें संभाल ले। एक हिस्सा ऐसा होना चाहिए जो कि डिविडेंड आपको ठीक ठाक देता रहे, क्योंकि जब तूफान आएगा तो डिविडेंड ही काम आएगा, तब बाजार नीचे आ जाएगा, शेयर के दाम नीचे होंगे तो, लेकिन डिविडेंड तो रेगुलरली मिलता ही रहेगा। तीसरा हिस्सा आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे मिड कैप स्मॉल कैप में से कोई उठा सकते हैं, जहाँ पे मल्टी बैगर है जिन्हें आप सो कॉल्ड कहते हैं, लेकिन बहुत ही सही चुनाव कीजिएगा। 2-3 चीज़ें जो बिल्कुल बेसिक्स होती हैं, डेट्स, प्रमोटर की इंटेंशन, प्रमोटर की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंपनी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझना, और कारोबार, प्रोडक्ट, ये सब चीज़ें, या कॉर्पोरेट गवर्नेंस की चीज़ें, ये सब चीज़ों को समझ के ही आप उसमें जो भी शेयर चुनें, चाहे मल्टी बैगर चुनें, चाहे स्मॉल कैप चुनें, चाहे लार्ज कैप चुनें, इन चीज़ों को ज़रूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब जब पलटते हैं तो बहुत बुरी तरह शेयर को फंसाते हैं और एक बड़ा हिस्सा 90%, 95, 99% वैल्यू इरोड हो जाती है इन्हीं चीज़ों में। आप GTL के एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप BCG के एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप पुंज लॉयड के एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल गिनता चला जाऊंगा जो कि इस तरह की सिचुएशन में पड़ते हैं। तो ज़रा उस तरह की सिचुएशन से बचने की कोशिश करिएगा। ओके, पोर्टफोलियो में कितने शेयर होने चाहिए? सर, ये अगर हर बार एक लाइट जोक जो बाज़ार में चलता है वो यही कि पोर्टफोलियो बच्चे, मतलब स्टॉक और बच्चे जितने कम उतने अच्छे, लेकिन आप जितने संभाल पाएँ उतने अच्छे बेसिकली। तो आप अगर संभाल सकते हैं बहुत सारे तो संभाल लीजिए, अगर आप नहीं संभाल सकते हैं मत संभालिए। जितना डाइवर्सिफाई करेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी आपकी हाई भी होती जाएगी, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, लेकिन आप बहुत सारे सेक्टर से प्रोन भी हो जाते हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। आप ब्लेंड करना चाह रहे हैं तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक जगह कर दिया, बैंकिंग फाइनेंस एक जगह कर दिया, या ऑटो और इंटरेस्ट सेंसिटिव एक जगह कर दिया, तो ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स में बांट देना फिर भी एक बार को सही रहेगा। लेकिन अब माइक्रो ब्लॉक्स में जाएंगे, EV, ऑटो एंसिलरी अलग, ऑटो अलग, टायर अलग, पेपर अलग, तो आप खुद ही एक बड़ा पोर्टफोलियो बना लेंगे। तो उस हिसाब से आप देखिए, फिर एंड ऑफ द डे आप क्या होगा, मल्टीपल स्टॉक तो ले लेंगे लेकिन सबकी क्वांटिटी कम होगी, तो फिर आप गेन नहीं देख पाएंगे, एक चलेगा दूसरा गिर जाएगा टाइप्स। तो उस हिसाब से आप ब्लेंड रखिएगा अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन बेटर है कि एक लार्ज कैप यानी एक मजबूत शेयर उस सेक्टर का, फिर एक मिड कैप, फिर एक स्मॉल कैप, अगर ऐसा आप लेके चलते हैं तो भी शायद एक बार को रणनीति बन जाए। लेकिन डिपेंड आप क्या सोच रहे हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, क्या गोल है, उसके हिसाब से आप रणनीति बनाइएगा। ओके, यस बैंक, कैन वी होल्ड और सेल, व्हाट इज द लॉन्ग टर्म व्यू? विशाल सर, नंबर्स में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें रुकें। कार्लाइल आ गया है, कार्लाइल का कोई बोर्ड का डायरेक्टर आ रहे हैं उस कंपनी के बोर्ड में, ये सब फेरबदल स्ट्रक्चरली हो रहे हैं, लेकिन इट टेक सम टाइम। दूसरा, बड़ी इक्विटी है, तो इस चीज़ को आप हमेशा आधार मान के चलिएगा कि करीब करीब 1200 करोड़ शेयर मार्केट में इसके ऑलरेडी हैं, तो अगर कोई भी एक और इक्विटी डाइल्यूशन ऑलरेडी इक्विटी को बढ़ा देगा। इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी, इस तरह की इक्विटी के साथ अभी एटलीस्ट जस्टिफाई वैल्यू को नहीं करती। ये प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े या इक्विटी छोटी हो तभी जाके इसकी सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव होगी। तो अब दोनों में जो ज़्यादा बेटर या जो जल्दी हो जाएगा उस हिसाब से आप नंबर लीजिएगा। लेकिन
ये रिस्की बेट है, बहुत रिस्की बेट है। बेटर हुआ, टर्न अराउंड हुआ, मतलब बहुत लोग ये भी मिलते हैं मुझे, कहते हैं 12 रुपये ले लेते 25 हो जाएगा, ठीक है, कभी भी हो जाए, 10 साल में हो जाए। लेकिन 12 की चीज़ 6 भी हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 12 की चीज़ 25 ही होगी। 40 माले से गिर के 25 पर आए, लेकिन फिर भी आप 25 पर तो है ही ना, और गिरने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है। सो उस हिसाब से आप सोच के यहाँ कॉल लीजिएगा। अगर आप सरदर्द नहीं लेना चाहते हैं तो बढ़िया सेफिस्ट बैंक्स में जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं आप रिस्क ले सकते हैं तो आप देख भी सकते हैं इसको, लेकिन सिचुएशन कुछ कुछ पे आपको क्लोजली नज़र रखनी होगी। फिर आप ये मत कहिए कि मैंने देखा नहीं, भाव चला गया, आया था ऊपर में निकला नहीं, तो ये सब चीज़ों का फिर आप तर्क मत दीजिएगा। ओके, ITC रिजल्ट विल कम आउट। ITC रिजल्ट विल कम आउट नहीं सर, ITC रिजल्ट आ चुके हैं। शुड आई ऐड मोर बिकॉज ऑल ब्रोकरेज फर्म गिव टारगेट 350 से 360। दास साहब डिपेंड करता है आप डिविडेंड प्लेयर हैं कि नहीं। कि ITC में आप कभी ये मत सोचिए कि आज वो 300 रुपये का शेयर 900 रुपये हो जाएगा, 3000 रुपये हो जाएगा। ITC कोई छोटा शेयर नहीं है। आप भाव पे मत जाइए, उसकी वैल्यू पर जाइए। ITC बहुत ज़्यादा पुराना शेयर है और बहुत ज़्यादा स्टॉक स्प्लिट बोनसेस दे चुका है। इसकी हिस्ट्री में कभी आप पढ़ेंगे तो इंडिया की जो टॉप 5 टॉप 10 इक्विटी डाइल्यूशन वाली कंपनी है उसमें इसका नाम आता है। इन्हीं में इन्फोसिस भी आती है, इसी में विप्रो भी आती है, इसी में मदरसन आता है। मदरसन तो सबसे बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन वाले शेयरों में ITC आता है। तो इतनी बड़ी इक्विटी ये लोग ऑलरेडी डाइल्यूट कर चुके हैं। मतलब ये होता है कि एक शेयर आया था, वो फिर 5 बार बोनस के बाद 5 शेयर बन गए, फिर उसमें 10 स्प्लिट आ गए या 2 स्प्लिट भी आ गए, तो अपने आप ही वो 20 शेयर हो गए। तो एक शेयर 20 में अगर बट गया है तो ऑलरेडी उसमें और कितनी आप गुंजाइश देख रहे हैं। इस तरह की प्रॉफिटेबिलिटी के साथ सो फार सबसे सही चलने वाले शेयरों में यही है। इसको आप रख सकते हैं डिविडेंड के तौर पे, इसको आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के तौर पे, लेकिन एक बहुत मासिव गेम, बहुत बड़ा बदलाव या बहुत एग्रेसिव मूव की उम्मीद आप मत रखिएगा। इस तरह की चीज़ ये पहले से आप आकलन कर लीजिए। अदरवाइज कंपनी में कोई खराबी नहीं है। ऊपर के दाम पे जाके एवरेज करने का कोई औचित्य नहीं है। नीचे के दाम पे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर एवरेजिंग आप कर सकते हैं। बुरे समय में लेना चाहिए था स्टॉक को, अच्छे समय में आप मत लीजिए। अच्छे समय में निकला जाता है, खरीदा नहीं जाता। ओके, someone who missed the recent rally, what can be bought even now? तानला buy was a miss. सर अनिल जी, तानला कि स्ट्रक्चरल को देखकर तो ये मिस था ही, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी सिचुएशन में कोई फेरबदल है। एक क्वार्टर के नंबर उसके सही में बहुत ख़राब थे, जिसकी वजह से उसको बुरी तरह तोड़ा गया था। लेकिन हाँ, वो आप मोमेंटम मिस कर गए, वो बात अलग है। तो मोमेंटम तो आप किसी भी बढ़िया कंपनी में जो बुरा दौर देखने को मिले, ऐसे ही बहुत सारे नंबर अभी बाकी हैं आना। और बिलीव मी, अगर आप दोबारा 584 पे तानला को देखेंगे तो शायद आप एंटर भी ना करें, क्योंकि सिचुएशन सिनेरियो के हिसाब से वो भाव नीचे का मिलता है। आज खराब नंबर के दाम पे मिला, कल किसी और वजह से मिलेगा। तो किसी अच्छी कंपनी को जिसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू ना हो, उन कंपनियों को अगर आप किसी बुरे दौर में देखें, भाव में देखें, आप उनमें एंटर कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनियों को आप देख सकते हैं अगर वो कभी नीचे के दाम पर मिलती जाती हैं तो, या और कोई ऐसी कंपनी जो किसी बुरे दौर या किसी बुरी वजह से एक क्वार्टर के नंबर की वजह से नीचे आ जाए, उनमें आप एंटर कर दें। वो ज़्यादा बेटर रणनीति रहेगी फ़िलहाल के लिए। लेकिन एज ऑफ नाउ कुछ मिस नहीं होता सर। मार्केट तब भी था जब मैं नहीं था, मार्केट तब भी रहेगा जब मैं नहीं रहूँगा। वो हमेशा सबके साथ ही एप्लीकेबल है। मार्केट आज से नहीं, बहुत सालों से है, और मार्केट आगे भी रहेगी। सो अपॉर्चुनिटी हर रोज़ होती है। अपॉर्चुनिटी आप जब चाहेंगे तब मिल जाएगी बाजार में, बट आपको रीड करना पड़ता है ठीक से उसे कि वो लेने लायक है कि नहीं है। लेकिन अपॉर्चुनिटी हमेशा अवेलेबल रहती है मार्केट्स में। ओके, पतंजलि FPO अलॉटेड आप होल्ड करेंगे शिवम जी, इसमें कोई फेरबदल मत करिए। इनफैक्ट अगर आपके पास कैपेसिटीज़ हो, आप नीचे ऐड भी कर सकते हैं। आज वो यतिन बता रहे थे ना कि इसमें फुटसी रीबैलेंसिंग का कुछ पैसा आने वाला है, करीब करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आएगी। 300 करोड़ के फंड्स इसमें नई पोजीशन लेंगे, और वो जब फंड पोजीशंस लेते हैं तो इसका मतलब ठीक ठाक दाम ही मान के चलिए। पहला अलॉटमेंट अगर 800 रुपये पे हुआ है तो दूसरा 1800 पे भी हो सकता है। तो इसीलिए प्रमोटर के पास स्टेक है अभी भी, और उसको ऑफलोड करना पड़ेगा सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से। तो वो ऑब्वियसली बात है, आज अगर 1100 रुपये पे शेयर चल रहा है और आप दोबारा शेयर इशू करेंगे 800 रुपये में, तो कोई शायद ही ले, क्योंकि पुराने वालों में कोई रिटर्न नहीं आया। तो ऑब्वियसली बात है, शेयर ऊपर के दाम पर होगा 1800 रुपये के आसपास, और तब वो अगर 1300 रुपये में देंगे तो फिर भी एक बार को इन्वेस्टर्स में एंटर करेंगे। तो इसलिए, और वैसे भी कंपनी की स्टोरी भी थोड़ी बेटर दिख रही है, नंबर्स भी अच्छे आएंगे मर्जर के बाद, तो आप बने रहें, ज़्यादा बेटर है। और लोअर लेवल पे अगर फर्दर आप सिचुएशन में देखकर आपकी कैपेसिटीज अलाउ करते हैं तो आप ऐड भी कर सकते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोकरेज हाउसेस की व्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है। अच्छा जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग सर शॉर्ट कवरिंग का प्योर कैंडिडेट है अतुल जी। 2-3 दिन से वैसे ही चल रहा है। आज टेक्निकल
जानकार से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि 122 रुपये के ऊपर इसमें एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और देखने को मिल सकती है, इसीलिए आज ये 122 123 की रेंज से वापस घूमा। तो अगर 122 तोड़ के सब्सटेंशियली क्लोज हो जाता है तो शायद शॉर्ट कवरिंग प्रिवेल करे और ज़्यादा तेज, तो उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये टेक्निकली जानकारों की राय है। ओके, एसबीआई केस में सर अभी तो आप बने रहेंगे हर्षद साहब, बढ़िया दाम पर आपको खरीदारी कर रखी है, नंबर्स आने वाले हैं, नंबर्स बेटर आने का अनुमान मार्केट लगा रहा है, लेकिन बिटवीन द लाइन शायद कुछ दिक्कत आ सकती है। अभी तो ऑल टाइम हाइस पर है, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका बहुत लंबी अवधि का नजरिया नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पैसा आप निकाल भी सकते हैं, और फिर लोअर लेवल कहीं मिल जाए तो आप वहाँ ऐड कर लीजिए, या कोई और ऐसा स्टॉक जो आपको लोअर लेवल पे लग रहा है वहाँ ऐड कर लीजिए, लेकिन स्लाइट प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं तो। लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर बात ही अलग है। ओके, टाटा स्टील भी 1200 करोड़ शेयर हो गए हैं आफ्टर डाइल्यूशन। ऑब्वियसली मलिक साहब 51 रुपये का डिविडेंड मिलता था पहले, अब वो शेयर 1 में 10 में बढ़ गया तो 5 रुपये मिलेगा ना, तो आप अंदाज़ा लगा लिए वापस 51 रुपये का डिविडेंड लाने में आपको कितना टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़, इतना बड़ा इक्विटी डाइल्यूशन जब हुआ है कंपनी के अंदर तो इक्विटी भी तो मतलब ईपीएस भी तो बटेगी ही। वो ईपीएस अभी तो ठीक है, लेकिन इस कांस्टेंट ईपीएस को ग्रो कराना बहुत मुश्किल है। पहले आप एक शेयर होल्डर में बांटते थे, अब वो 10 में बांटेंगे, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का साइज भी तो उतना बड़ा होना चाहिए, तब तो जाके आप उस इक्विटी को मेंटेन कर पाएंगे। तो दाम छोटा देखना की वजह से ये मत सोचिए कि ये दाम फेयर है। ये टाटा पावर के केस में सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल है, 3200 रुपये का शेयर होता था ये, और वो डाइल्यूशन के बाद यहाँ तक पहुँचा है। तब इक्विटी छोटी थी, बहुत छोटी, जैसे अब जुबलेंट फूड की भी इक्विटी डाइल्यूट हुई, यूनाइटेड स्पिरिट्स की भी इक्विटी डाइल्यूट हुई, लेकिन इनकी इक्विटी डाइल्यूट होने के बाद भी 70 करोड़ शेयर ही हैं, लेकिन इनकी इक्विटी 1200 करोड़ शेयरों की है, तो उस हिसाब से आप अंदर अपने आप ही समझ लीजिए। तो ये एक बड़ा रिस्क है। जोमेटो अगर आज बोनस या स्प्लिट दे देगा तो ऑलरेडी ये 650 करोड़ शेयरों की इक्विटी है, तो कितनी बड़ी इक्विटी करेंगे। तो इस तरह से आप समझिए तो ज़्यादा बेटर आप रीड कर पाएंगे मार्केट्स को। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी बहुत सारे लोगों से आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे अब कल मुलाकात होगी बुधवार के दिन, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।